चुंबकीय फ्लक्स को आप जानते हो पहले से कभी? हाँ, नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड को जानते हो, चुंबकीय क्षेत्र को? तो चुंबकीय क्षेत्र जहाँ चुंबक पाया जाता है। जहाँ चुंबक पाया नहीं जाता, जहाँ चुंबक का प्रभाव, जहाँ तक चुंबक का प्रभाव होता है। जैसे मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब कोई चुंबक रखा है और उसका जहाँ तक भी प्रभाव जा रहा होगा, इफेक्ट जा रहा होगा, जहाँ तक उसको अट्रैक्ट करने का, चीज़ों को, लोगों को अट्रैक्ट करने का या रिपेल करने का, लोहे को अट्रैक्ट करने का या रिपेल करने का, उस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो अगर चुंबकीय क्षेत्र में कोई ऐसी चीज रखी है जिसकी सतह के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है, तो उस क्षेत्र से जितना भी चुंबकीय रेखाएं गुजर रही हैं, उसको हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझिएगा इसको। मान लीजिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये यहाँ तक पूरा कोई चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है। ये मान लीजिए ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र है जहाँ पर चुंबकीय प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। अब अगर इस क्षेत्र में हम कोई एक ऐसे करके कोई भी वस्तु होती है और इस सतह से जितनी भी चुंबकीय की रेखाओं की संख्या है, इस सतह से जितनी भी चुंबकीय, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है तो यहाँ से चुंबकीय ऐसे गुजर रहे होंगे, तो इसकी सतह से होते हुए जितनी भी चुंबकीय रेखाएं गुजर रही होंगी, उसको हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। वही बात समझ में? इसकी सतह से जितनी भी चुंबकीय रेखाएं गुजर रही होंगी, हम उसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो वेबर होता है। सर ये वस्तु किस चीज की लेंगे, क्या होगी मतलब? वस्तु किसी भी तत्व की हो सकती है, आयरन हो सकता है, या किसी और चीज की सीड्स हो सकती है, सीड्स जिसको बहुत पतली पन्नी कहते हैं, वो हो सकती है। तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसकी सतह से जितनी भी चुंबकीय रेखाएं गुजर सकती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। तो उसको लिख लीजिएगा, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स को कहते हैं। उस शब्द है कहते हैं। उसका मात्रक वेबर।
ठीक है, लिख लिया ये, आगे बढ़े। जी। नेक्स्ट आता है चुंबकीय फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरणा का नियम। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसमें देखिए फैराडे ने 2 नियम दिए हैं। पहला क्या दिया है, जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान फ्लक्स परिवर्तन होता है तो उसे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये कहा फैराडे ने प्रथम नियम में कि जब किसी कुंडली को सममत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उत्पन्न होता है। द्वितीय नियम उन्होंने क्या कहा, द्वितीय नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती देखिए इस प्रकार से होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल बल P बराबर -N d∅ dt और इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से फैराडे के 2 नियम है कि किसी कुंडली को जब सममत चुंबकीय फ्लक्स
में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये प्रथम नियम में कहा फैराडे ने। दूसरे में कहा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बोलिए। सर ये E = -n है ना? ठीक है, आगे बढ़े। सर हाँ जी। सर E = -n है ना? E is equal to -n d∅/dt बोल। d5 ओके। बढ़े आगे। जी। अब कि विद्युत का रासायनिक प्रभाव। विद्युत का रासायनिक प्रभाव। हमने आपको इससे पहले इलेक्ट्रोलाइट्स बताया था, याद है कुछ उसके बारे में? जी सर। क्या होता है बताइए जरा। सर उसमें आपने बताया था कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब विलयन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही सर बता रहे थे आप। विलयन में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बस ये बताया था सर। कुछ अच्छे से नहीं समझ आया था। आपने कुछ लिखा था उसके बारे में? नो सर। क्यों नहीं लिखा था? मैंने कहा था कि जब भी कोई वर्ड आ जाए करे तो उसको लिख लिया करो। तो देखिए क्या होता है कि जब भी हम किसी लवण, अम्ल, क्षार, ये तीनों चीजों को तो आप जानते होंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होते हैं और लवण क्या होते हैं। ये जो अगर इनका कोई सॉल्यूशन है, इनका क्या है, सॉल्यूशन है, इसको विलेन कहते हैं। अगर आपके पास इसका कोई विलयन है या जलीय घोल है, चाहे वो लवण का हुआ, अम्ल का हुआ या फिर क्षार का हुआ, अगर हम इसमें करंट सर अलग अलग होंगे सर, ये अलग अलग विलयन लेंगे या फिर तीनों को एक ही में? अलग अलग ले सकते हो आप। ओके। ले सकते हो क्या? अलग अलग ही लेने हैं आपको, जी। ठीक है। या आप एक विलयन में अगर मान लीजिए आपने लवण का ले लिया, उसमें अम्ल और क्षार दोनों का मिक्सचर मिल जाएगा। अम्ल और क्षार दोनों ले लिए। मान लीजिए आप एक ऐसा विलेन ले लिए जिसमें अम्ल और क्षार दोनों है और दोनों की रिएक्शन होती है तो लवण बनता ही है, ठीक है, और जल बनता है। ये तो हमने आपको बताया था, धातुओं पढ़ाई थी। तो क्या हुआ, मान लीजिए ये कोई ऐसा विलेन है जिसमें अम्ल भी है, क्षार भी है और लवण भी है। लवण तो बनेगा ही बनेगा। अब उसमें हमने क्या करा, धारा प्रवाहित कराई या करंट फ्लो करवाया, तो उससे क्या होता है, उससे
वो जो जिस भी चीज का उसमें अम्ल है, जो भी अम्ल है या जो भी क्षार है, उसका क्या होता है, विद्युत अपघट्य हो जाता है। क्या हो जाता है, विद्युत अपघटन। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोलाइट्स जब आपको पढ़ाए थे तो हमने आपको बताया होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो घटना है ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। रासायनिक प्रभाव को हम किस प्रकार से देखते हैं, मतलब रासायनिक इफेक्ट को जब हमने आपको भौतिक एवं रासायनिक गुण पढ़ाए थे तब बताया था क्या रासायनिक प्रभाव हो सकते हैं, क्या भौतिक प्रभाव हो सकते हैं। तो हम यहाँ विद्युत का रासायनिक प्रभाव पढ़ रहे हैं। तो विद्युत का रासायनिक प्रभाव हम कैसे पढ़ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कोई लवण, क्षार और अम्ल है, तो जैसे ही हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे ही हम उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया प्रभावित हो जाएगी। और इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रक्रिया क्या होती है, ये जो है ये हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, बताया था ना। अरे बोल तो नहीं रहे हो, नहीं समझ आया। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, सर रिपीट कर दीजिए। हाँ तो बोला तो करिए सर, आ नहीं रहा, समझ आ गया। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्यूशन है या विलयन है, जलीय विलयन है, इसका अम्ल, लवण और क्षार, ठीक है, का जलीय विलयन है। अब इसमें आपने विद्युत धारा प्रभावित करवाई, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद क्या होता है, जो भी आपने उसमें लिया है विलयन में उसका विद्युत अपघटन हो जाता है। विद्युत अपघटन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अलग होंगे, नेगेटिव चार्ज अलग हो जाएंगे। और इसी को हमने इलेक्ट्रोलाइट्स कहा था। इलेक्ट्रोलाइट्स वो पदार्थ होते हैं या फिर वो जलीय विलयन होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं। क्योंकि हम उसमें जब भी तो करंट का फ्लो हो पाएगा उसमें, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फॉर्म में होंगे, जब आयन मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो घटना हो रही है विद्युत अपघटन की, ये एक रासायनिक घटना है। तो हम सिर्फ यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है, कि वो किसी भी लवण, क्षार या अम्ल का विद्युत अपघटन कर देता है। ठीक है, जी जी। सेल हमने पढ़ाया था तब आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स इस प्रकार से, इसमें लिख लीजिए जब लवण, अम्ल अथवा क्षार के जलीय विलयन में विद्युत धारा एक सेकेंड, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी
जिनमें गति तथा शक्ति की आवश्यकता हो, जिनमें भावना जब किसी ये अच्छा कि जलीय विलयन अच्छे से दौड़ लगाना धारा करने पर उसका जिनमें छोटी मांसपेशियों पर बल, जिनमें छोटी मांसपेशियों पर अपघटन होता है बल दिया जाता है। इस घटना जैसे भूकंप के विद्युत धारा का भूकंप के चित्रकला रासायनिक प्रभाव के के अनुसार लड़कियां क्यों में उन क्रियाओं में जिस उपकरण में विद्युत अपघटन होता है जिनमें लगता होती है, जिनमें लगता तथा संचिता होती है, उसे लड़के गति तथा वोल्टामीटर कहते हैं गति तथा शक्ति न हो, शक्ति हो या मैं आपको बताया था जब शहर पढ़ाए थे तभी हमने विद्युत अपघट्य का कॉन्सेप्ट आपको बताया था उसी से लिख लीजिए कि विभिन्न प्रकार के शहर आप बात करते हैं फंक्शन के जैसे शुष्क शहर लैक्लांश शहर
आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है। लिख लिया, आगे बढ़े। जी। नेक्स्ट देखिए विद्युत लेपन। विद्युत लेपन, देखिए विद्युत लेपन में क्या होता है, विद्युत अपघटन, जो विद्युत अपघटन का सिद्धांत है उसी उसी को प्रयोग करते समय हम क्या करते हैं, बहुत सारी धातुओं पर हम पतली धातु, दूसरी धातु की परत को चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा कि कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरीज जो आती हैं और उन पर कवरिंग करवाई जाती है, जिसको कहते हैं कि सोने का पानी चढ़वाया है या चांदी का पानी चढ़ाया है। वो जो होता है उसी को हम कहते हैं विद्युत लेपन। दूसरी परत पर जब दूसरी धातु पर हम जब किसी दूसरी धातु का बहुत पतली कवरिंग चढ़ाते हैं तो उसको ही हम विद्युत लेपन कहते हैं। इस विद्युत लेपन में हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटन का कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया था उसी को यूज करते हैं। जैसे जिसमें कि हमने बताया था कैथोड और एनोड, जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, करंट प्रवाहित करवाएंगे, तो एनोड से परत जो भी है, सॉरी कैथोड से, और जिस पर धातु की परत चढ़ाई जाती है उसे एनोड के रूप में रखेंगे और विद्युत अपघटन करवा देंगे। जैसे ही विद्युत अपघटन करवाएंगे, एनोड से धातु खुलकर क्या होगी, कैथोड धातु के ऊपर चढ़ जाएगी या उसके ऊपर कवर हो जाएगा। तो उसमें लिखिएगा विद्युत अपघटन के सिद्धांत से किसी धातु की पतली परत किसी दूसरी धातु पर चढ़ाई जाए, जाए जिस धातु पर परत चढ़ाई जाती है उसे कैथोड तथा जिस धातु की परत चढ़ाई जा रही है उसे एनोड
के रूप में प्रयोग किया जाता है। किया जाता है। तो एनोड धातु से प्रयोग किया जाता है। इन दोनों को विद्युत पट्टे के घोल में रख पट्टे के घोल में रख कर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो एनोड धातु से धातु भूलकर कैथोड धातु एनोड धातु से धातु भूलकर कैथोड धातु पर पतली परत के रूप में जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्युत लेपन या कलई उसको कहते हैं हम लोग करा जाता है। इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आपने लिख लिया? जी यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। सर अभी इस चैप्टर में कितना बचा हुआ है? इस चैप्टर में तो अभी काफी है, अभी तो स्टार्ट किया है सर अभी तो फोर्थ ही चल रहा है। अभी फोर्थ चैप्टर जी चैप्टर है बेटा ये। जी सर, अभी फोर्थ चैप्टर तो सर और है ना, कैसे कंप्लीट हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, परेशान तो हो रही है। चैप्टर चल रहा है और एक दो दिन में खत्म हो ही जाएगा। क्लास थोड़ी सी अगर सही टाइम से कनेक्ट हो जाती है तो उसके बाद 3 चैप्टर और है, टोटल 8 चैप्टर है। ये हमने आपको स्टार्टिंग से ही सिलेबस बता दिया था कि हमें क्या और कैसे पढ़ना है। ठीक है, कब से एग्जाम है, कुछ अपडेट मिला आपको? जी 27 से है सर। 27 से हमारे पास 14 डेज है। कोशिश करेंगे बिल्कुल कवर कराने की जल्द से जल्द। जी सर, नहीं हो पा रहा है तो मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा दीजिए पहले, ऐसे कुछ हो जाएगा। हमारे पास 14 दिन है और ऐसा कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है समझाने में कुछ एक सी ज्यादा एक ही पॉइंट पे ज्यादा कॉन्सेप्ट्स में चले जाते हैं, तो क्वेश्चंस कुछ ज्यादा निकल आते हैं तो उसको ज्यादा जी सर, उसी में टाइम ज्यादा लग जाता है। इस वजह से कोई नहीं, आगे फिर ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है। इस पार्ट जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर तो बायो वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें तो थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा रहेगा और समझाने सिर्फ एक ब्लड का पार्ट रहेगा। उसके बाद तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स मोस्टली हो गए हैं, सिर्फ बायो रह गई है आई थिंक।
चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।